आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ मैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये चैप्टर जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है एक्चुअली क्या है, ये बेस है। बेस बोलने का क्या मतलब है? बेस बोलने का ये मतलब है कि पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है तो उसको फेस क्या करना पड़ा है? सेल डिवीजन। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सेल डिवीजन की हमें पढ़ाई करनी है, अच्छा सेल डिवीजन बोलने का क्या मतलब है? यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले शुरुआत में क्या है, एक सेल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सारे बच्चों को दिख रहा है वन सेल है। ठीक है, वन सेल के बाद क्या, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको जो अंदर ये दिख रहा है, यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। और जब ये डिवाइड हुआ तो डिवाइड होने के साथ साथ फाइनली जब ये दो सेल यहाँ पे सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा शुरू में जो इनिशियल ये सेल आपको दिख रहा है वैसे ही ये दो सेल भी यहाँ पे फॉर्म हो गए। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया का रूल है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सेल डिवीजन डायरेक्टली नहीं होता। अब जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपीज है, 10 रुपए है, और आपको अपने सामने के दो फ्रेंड्स को 10 रुपीज ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब टोटल आपको 20 रुपए देने हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो 10 रुपीज का नोट आपके पास है उसको आप फाड़ के दो टुकड़ा में कर देंगे, दोनों को बांट देंगे, नहीं। मैंने बोला उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 9-11 नहीं होना चाहिए, 9.5 नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल 10 रुपीज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आगे जाके 12th क्लास में जब मैं बच्चों को कैंसर पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो वहां भी बच्चों को मैं यही बात याद दिलाती हूँ, कहती हूँ याद करो जब मैं तुमको क्लास 11th में पढ़ा रही थी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वहां पे मैंने कौन सी बात सिखाई थी कि ये जो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल है वो हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस है और इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है, ये इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है कि इससे ज्यादा कंट्रोल में दुनिया की कोई चीज नहीं चलती। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अगर ये कंट्रोल में नहीं चले तो क्या होगा? अगर ये कंट्रोल में नहीं चले तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, छोटा सा, भले ही इसके साथ कंसर्न्ड नहीं है, बट हाँ 10th क्लास में आपने नाम सुन रखा है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, नहीं भी सुन रखा है तो नहीं भी सुन रखा है तो मैं आपको भी समझा देती हूँ। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं डाउन सिंड्रोम का। देखिए, आपके बॉडी में हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? आंसर करेंगे। मैम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, वेरी गुड, 23 पेयर, इसमें तो डाउट नहीं किसी को। मैम और 46 मतलब टोटल है 46 मैम और 23 का मैम पेयर है 23 पेयर्स। पेयर्स है। बिल्कुल, यहाँ जो आपको ये इमेज नजर आ रहा है ना, इस इमेज में थोड़ा सा ऑकवर्ड और गलत क्या है बताइए? आप ही से क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, आप ही आंसर करेंगे अभी। मैम 21 में 3 पिक्चर है। 21 पे क्या है? 21। 3 है क्रोमोसोम, दिख रहा है सबको? हाँ मैम, यस। अगर 21 पे 3 है तो टोटल यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया? 47। वेरी गुड, 47। 47। ठीक, तो जब एक क्रोमोसोम +1 हो गया, ठीक है, तो ये जो चाइल्ड पैदा होगा उसको बचपन से डाउन सिंड्रोम की बीमारी होगी। अब ये कैसे हुआ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ जो ट्राइसोमी ऑफ 21st, इसको बोला ही जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, तो हुआ कैसे कि जब गेमेटोजेनेसिस हो रहा होगा तो या तो मदर साइड से या फादर साइड से जो क्रोमोसोम हाफ होके आना चाहिए वो हो सकता है 21वें नंबर पे दोनों कूद गया हो, यस और नो? सोचिए, दिमाग लगाइए। यस मैम। मतलब कि सेल डिवीजन में वहां पे कुछ एरर हो गया। सेल डिवीजन में क्या हो गया?
एरर हो गया, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन जो है इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में चलता है, और इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 2 ही टाइप के सेल डिवीजन हैं, एक माइटोसिस है और एक मियोसिस है। एक क्या है? माइटोसिस है और दूसरा मियोसिस है। तो बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हुए हम लोग चलेंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ वैसे भी ज़्यादा समझने का ही रोल है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रही माइटोसिस मियोसिस, पहले इसके बीच में मुझे आपको सेल साइकिल समझाना है। एक क्वेश्चन नीट के एग्जाम में, जो अभी मैं स्टार्ट करने के पहले बोल रही थी, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर 2 क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन सेल साइकिल से होता है और एक क्वेश्चन प्रोफेज 1 से आता है। मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आज के आज बता दिया है। आप पिछले ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चलेगा ये चैप्टर जो है 2 से 3 क्वेश्चन लेके जाता है, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे, अभी सॉल्व कर लेंगे उसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन द लिविंग सिस्टम। मतलब हमारे पूरे लिविंग सिस्टम, अच्छी बात ये, और कंफ्यूजन भी 2 में ही है बच्चों को। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि वो तो अच्छा है कि 2 तरह का सेल डिवीजन है। अगर सोचिए, अगर ये 10 तरह का होता फिर क्या हालत होती आपकी। अभी जब 2 टाइप का है तब बच्चों से एग्जाम में लिखने में गलती होती है, माइटोसिस की बजाय मियोसिस लिख के आते हैं और मियोसिस की बजाय माइटोसिस लिख के आते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 टाइप ऑफ सेल डिवीजन यहाँ पे क्या है? माइटोसिस है। हमारे पास क्या है? माइटोसिस है, ठीक है। नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ पे टाइप है, दैट इज मियोसिस। अब कई बार क्या होता है कि जब इसको इस तरीके से लिखा होता है, जैसे यहाँ पे है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, माइटोसिस है तो अगर इसको लिखना है तो बुक में लिख दिया गया, इसके लिए कई बार आपने भी देखा होगा किताबों में, इसको बोल दिया गया माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन। और इसके बाद जो मियोसिस है, Meiotic division. यस, तो क्योंकि दोनों में टी आ गया ना, ऐसे नहीं कंफ्यूज करते बच्चे। कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि मैम जो ये मियोटिक लिखा है तो माइटोसिस बोल रहा है या मियोसिस बोल रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। तो इसको बोलेंगे हम मियोटिक डिवीजन। दोनों में टी आ गया ना, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होती है। तो पहले तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना है कि कहाँ आपको मियोटिक बोलना है और कहाँ आपको माइटोटिक बोलना है। समझ आया सबको? क्रिस्टल क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, sir. अब हमें क्या समझना है? अब क्या समझें माइटोसिस मियोसिस में? जो मैं बार बार आ रहा था, तो आप मेरे से पूछते थे, फिर मैं समझाती थी, फिर आप मेरे से पूछते थे, फिर मैं समझाती थी। तो चलिए अच्छी बात है, इसको हम ओवर ही कर लेते हैं, ठीक है। माइटोसिस के बारे में जब हम लोग बेसिक बात करें, बिल्कुल बेसिक, बेसिक बोलने का मतलब ये है कि बिल्कुल जीरो लेवल पे जाके जब हम सोचना स्टार्ट करें तब की बात हम करते हैं, ठीक है। तो ये माइटोसिस जो है, माइटोसिस की ये खासियत है कि ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत डिटेल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने चैप्टर आपको कराया नहीं। एक ये डिफरेंस मैं बच्चों को 2 बार कराती हूँ, एक चैप्टर स्टार्ट करते वक्त और दूसरा चैप्टर ओवर करते वक्त, या ओवर करने के बाद, या ठीक सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बताने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करें माइटोसिस के बारे में, तो माइटोसिस जो है ये क्या हो गया, Ma'am, इसको हम equational division. यस इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। क्यों बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन? इसलिए बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, माइटोसिस इज रेफर्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन because it maintains ploidy of the cell।
इट मेंटेन्स। प्लॉइडी मतलब समझते हैं, कई बार बताया मैंने आपको। यस मैम। प्लॉइडी ऑफ द, अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात आपको समझनी है। अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, मतलब सारे क्रोमोसोम वन 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 हो, तो हैप्लॉइड हो गया, मतलब वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर अभी जो आपने देखा, मैंने डाउन सिंड्रोम का आपको एग्जांपल दिखाया, तो वहां पे आपने देखा सब कैसे थे, पेयर पेयर में थे, तो वो क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन जब हम यहाँ पे सीखते हैं मियोसिस के बारे में, किसके बारे में, मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस के बारे में खासियत ये है, दूसरा साइड हम लोग लेते हैं मियोसिस के लिए। तो मियोसिस की क्या खासियत है, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, मियोसिस में मैम रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया है। रीजन क्या है, रीजन मैं बताती हूँ हमेशा जब भी करती हूँ। रीजन क्या है, देखिए क्या फर्क है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा मियोसिस, माइटोसिस को मियोसिस कर दिया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या है, ये जो मियोसिस है, मियोसिस इज रेफर्ड एज, इक्वेशनल की बजाय क्या करना है रिडक्शनल इसको, डिवीजन। yes, रिडक्शन। ये इस वजह से मैंने यहाँ से इसको डिलीट करके लिखूंगी तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए कि इक्वेशनल की बजाय इसको क्या करना है, रिडक्शनल करना है। तो ये हो गया रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज इट मेंटेन्स। अब ये जो पॉइंट आगे मैं लिखने जा रही हूँ, ये बहुत डेंजरस है। रीजन क्या है, अभी अभी मैंने आपको बोला कि माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी, और जब हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे, यहाँ भी हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए फर्क क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हमेशा दिमाग में बिठा के रखें। और ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे अक्सर गलती करके आते हैं। तो मियोसिस में हम लोग लिखने जा रहे हैं, बिकॉज इट मेंटेन्स प्लॉइडी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब मुझे कोई स्टूडेंट समझाएगा दोनों में क्या फर्क है, मैं तो खैर समझा ही रही हूँ आपको, दोनों में फर्क क्या है। मैम प्लॉइडी मतलब प्लॉइडी का मतलब ये है कि अगर इसी से इमेज से ही समझ लीजिए, हमारे पास है ही अवेलेबल, जैसे इसको जहाँ पे 21 नंबर पे ट्राइजोमी है उसको अभी भूल जाना है आपको। जैसे यहाँ पे एक नंबर पे पेयर में है, पेयर में है, पेयर में है, पेयर में है, ठीक है, तो ये 2n हो गया, क्या हो गया, ये 2n हो गया। अगर ये 23, अगर हम गैमेटोजेनेसिस कर दें, क्या कर दें, गैमेटोजेनेसिस कर दें, मैं दिखा देती हूँ आपको, इमेज से ज्यादा समझ आएगा आपको। ये ड्रैग क्यों नहीं हो रहा, ये आपको जो ये ओपन है ये नजर आ रहा है क्या, मैम वाइट स्क्रीन है। अच्छा व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है, अच्छा मैंने जो ओपन कर रखा है ये नहीं दिख रहा है। एक और कोशिश करती हूँ। अब ये दिख रहा है, तो ज्यादा ही ब्लैक एंड व्हाइट है, अच्छा कोई यस बात मैम। नहीं। इतना तो आपको जरूर दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 1 है, पेयर में नहीं है। फर्स्ट वाले और इस वाले डायग्राम में क्या फर्क है बताइए। मैम ये फर्स्ट वाले हैप्लॉइड है और पिछले वाला डिप्लॉइड था। एक ये है और एक ये है, ये क्या है, मैम डिप्लॉइड टू एन। 2n है, 2n मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्या है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ भी 23,
थोड़ा ब्लर है, ये नीचे XY लिखा हुआ है क्योंकि मैंने स्पर्म सेल का ओपन किया था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा, जब भी होगा तो XY होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो सेल है इसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उसको समझिए ध्यान से। एक डिप्लॉयड का केस आपने देखा और एक आपने हैप्लॉइड का केस देखा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो माइटोसिस मियोसिस के पॉइंट पे चल रहे थे, चलिए पहले इससे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपकी बॉडी के हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, गेमेट्स को छोड़ के? वापस पूछ रही हूँ, 44, कितना है? 22 मैम pairs. 22 pairs. 44 और 22 पेयर्स। 23 pairs and 46 chromosomes, yes or no? Yes, मैं ma'am. आपने गैमेट्स को छोड़ के बोला। मतलब गेमेट में तो 23 अलग से ही होगा ना, समझ गए? उस सेंस में नहीं मैंने बोला लीव करके। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेल भी एक साइड से क्या कर रहा है, 46 क्रोमोसोम लेके आ रहा है, और फीमेल भी एक साइड से 46 क्रोमोसोम लेके आ रही है, तो क्रोमोसोम का टोटल नंबर कितना होगा? मैम 92. 92। आपने सुना है क्या किसी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 92 क्रोमोसोम होते हुए? No, नो ma'am. मैम, लेवल। इसका मतलब है कि अभी अभी आपको ये इमेज दिख रहा है, यहाँ पे और कर दिया गया है XY और XX। मतलब अगर आप इसको देखें जेन्युइन तरीके से तो यहाँ पे 23 पेयर्स भी हैं। तो आप इसको ना उल्टा करके सोचिए, अगर आपकी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 46 तो इस वजह से हो पाया ना क्योंकि गैमेट जब बन रहे थे तो उन्होंने इसके क्रोमोसोम के नंबर को हाफ किया, यस और नो? Yes, ma'am. यस सोच के मैम। देखिए, चैप्टर है बहुत छोटा सा, लेकिन अगर बच्चे समझ गए तब तो फिर उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं समझे तो फिर इसे टफ भी कुछ भी नहीं है। आपने खुद ही देख रखा है, मुझे आपको वार्निंग देने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो आपको कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं और आपने इसका डेमो कई चैप्टर्स में देख रखा है। कई बार आपने मेरे से पूछा भी है, ठीक है, कि क्या होता है माइटोसिस, क्या होता नहीं। तो अब अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को एनालाइज करते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के पास क्या खासियत है कि शुरुआत में जब ये 2n था, मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा नहीं रही, ना मेरा मोटिव है यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का। मुझे बस एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि जब ये डिप्लॉयड से स्टार्ट हुआ, दिख रहा है सबको? गैमेटोजेनेसिस कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ना, तो वो डिप्लॉयड होगा, यस और नो? कभी ना कभी तो ये डिवीजन जब स्टार्ट हुआ होगा तो ये डिप्लॉयड होगा। और एक सेल जब मियोसिस करता है तो 1 2 3 4 4 सेल बनते हैं। ये 1000 टाइम्स मैंने आपको बता रखा है, यस और नो? है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे यस एक में मैम। जब मियोसिस हुआ तो 4 सेल्स बने हैं। यहाँ पे कितने सेल बने हैं? 4 सेल बने हैं। लेकिन यहाँ पे प्लॉइडी डिप्लॉयड और यहाँ पे प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉयड है। क्या है? हैप्लॉयड है। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में देख रहे हैं तो यहाँ भी क्रोमोसोम का नंबर क्या हुआ है, हाफ हुआ है। oogenesis को हम देखेंगे, वहां भी सेम पैटर्न को फॉलो करता हुआ क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाए। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के समय क्रोमोसोम का नंबर और क्रोमोसोम की प्लॉइडी हाफ नहीं हुई होती तो क्या ये प्लॉइडी को मेंटेन कर पाता क्या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? No, ma'am. नो ये मैम। पॉइंट समझ में। अब इस पॉइंट को वापस पढ़ के देखिए, अब आपको समझ आएगा जो मियोसिस में मैंने लिखा है। Because it maintains ploidy from one generation to another generation। अगर अभी भी कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ। क्या मैंने जहाँ पे लिखा है, बिकॉज इट मेंटेन्स प्लॉइडी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स
ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब ठीक है, अब ठीक है। Yes, ma'am. अब देखिए, अब जो ऐसा लग रहा हो ना कि नहीं हमें थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तो मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको लिखने के बाद क्या है, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो अब दिक्कत क्या है, बच्चे ने देखा कि हमें टीचर ने बताया माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी, माइटोसिस, मेंटेनेंस ऑफ प्लॉइडी, अगर सिर्फ इतना बोला जाए तब क्या होगा, माइटोसिस होगा। जब उससे एग्जाम में पूछा गया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्लॉइडी कौन मेंटेन करेगा, तब भी अब बच्चा क्या करता है, माइटोसिस पे टिक करके आ जाता है। तो मैंने आपको क्या किया है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझाया है, आपको समझ आया। मैंने आपको Yes. माइटोसिस Yes. और मियोसिस जो है दोनों में आपको डिफरेंस समझाया है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, तो इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी तब से। समझे तब तो बहुत छोटी सी बात है, बच्चा रट के चला गया एग्जाम में माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत तब आती है जब वहीं पे तोड़ मरोड़ के बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाने लगता है, ठीक है। अब इसके बाद माइटोसिस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, अब मान लीजिए आपकी कोई उंगली कहीं पे कट गई, बचपन से कई बार कट हुआ होता है हम लोगों को, ठीक है। तो कई बार जब कट हुआ होता है, तो इसमें क्या है, वहां जो हीलिंग Mitosis होती होती है है। और रिपेयरिंग का काम होता है, और क्या होता है, रिपेयरिंग का जो काम होता है, तो रिपेयरिंग का काम कैसे होता है, Ma'am, रिपेयरिंग by का काम mitosis. माइटोसिस करेगा या मियोसिस करेगा, Ma'am, mitosis. माइटोसिस करेक्ट। ठीक है। वेरी गुड। इसके लिए मैं बच्चों को एक और ट्रिक बताती हूँ, कौन सा ट्रिक, तो सुन लीजिए। देखिए, हमेशा के लिए आपको क्या याद रखना है, अगर आप कभी कल को जाके एग्जाम में कंफ्यूज हुए सेल डिवीजन में, या मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, दो तरह का है, एक को हम करेंगे माइटोसिस और दूसरे को हम करेंगे मियोसिस। एक हो गया माइटोसिस और दूसरा हो गया मियोसिस। हमेशा के लिए आपका जो कंफ्यूजन है ना, उसकी कहानी खत्म करती हूँ मैं यहाँ से। क्या बोलने का मतलब है कि अगर आपसे कल को जाके कोई पूछे, सोमैटिक सेल मतलब समझते हैं, सोमैटिक सेल का मतलब, Ma'am, non-reproductive cells. वेरी गुड, बहुत रिप्रोडक्शन अच्छा। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, एक सिंपल सी बात आपको समझनी है, हर वो सेल जो कि रिप्रोडक्शन में कभी अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएगा, उसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं। समझ आया। तो माइटोसिस जो है ये हमेशा सोमैटिक सेल्स में होगा। कहाँ होगा मैम ये, गैमेट के अलावा सभी सोमैटिक सेल्स ही होते हैं। हाँ, गेमेट्स को छोड़ के सबके सब क्या हो गए, सोमैटिक सेल हो गए। तो सोमैटिक सेल जो है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि माइटोसिस हो रहा है। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मियोसिस की बात करेंगे, तो मियोसिस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको मियोसिस बना देते हैं। यहाँ क्या कर देंगे, सोमैटिक की जगह क्या करें हम लोग, जर्म सेल्स, क्या कर देंगे, Ma'am, germ cells. जर्म जर्म सेल्स। अब ठीक हो, बिल्कुल शॉर्टकट में, इसके बाद सवाल ही नहीं उठता कि आप कभी कल को जाके कंफ्यूज होइए एग्जाम में, ठीक है। इम्पॉसिबल है, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी इसको लेकर। हो गया ये, तो ये आपका सबसे बड़ा लफड़ा था। अब देखिए, इसको देख के हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर करेंगे। अगर रिपेयरिंग और डेवलपमेंट का काम होगा तो कौन सा सेल डिवीजन लगेगा, Ma'am, mitosis. ठीक है। किसी की सर्जरी हुई और वहां जो हीलिंग होती है वो किसकी वजह से होगा, Mitosis. माइटोसिस, अगर स्पर्म बनेगा तो, मियोसिस, वेरी गुड।
अगर ओवम बनेगा तो meiosis, Meiosis. ठीक है, वेरी गुड। अगर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो meiosis, वेरी गुड। अगर एग सेल बनेगा तो meiosis, meiosis, क्रिस्टल क्लियर है सबको? सबको क्रिस्टल Yes. क्लियर है? तो इतने छोटे से नोट से क्या हुआ, आपका सारा कंफ्यूजन आज के बाद से क्लियर कि हमें कहाँ माइटोसिस लिखना है और कहाँ हमें मियोसिस लिखना है। कुछ छोटे छोटे एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल जब एक जनरेटिव सेल की एंट्री, जो अभी तुरंत प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन कराया था, वहां मैंने आपको कौन सी बात सिखाई थी कि जो एक क्या है जनरेटिव सेल है, वो जब एंटर होगा पॉलन ट्यूब के अंदर, तो वहां पे वो माइटोटिकली डिवाइड होके दो मेल गेमेट में कन्वर्ट हो जाता है। याद आया? Yes, ma'am. है ना? तो वहां अब बेचारा पहले से ही हैप्लॉइड था, तो आप कैसे उसमें मियोसिस कराइएगा? वहां पे सिर्फ आपने क्या देखा था? माइटोसिस हुआ था। क्या हुआ था? माइटोसिस हुआ था। Mitosis. याद है सबको? ठीक है। yes ma'am, तो ये अभी मैंने आपको, ये नहीं कि चैप्टर ओवर हो गया, ये वो डिफरेंस है जो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआती टाइम में बताया है। यानी जब बच्चा माइटोसिस और मियोसिस को अलग करके ये चैप्टर पढ़ना चाहता है, तो इतना कॉन्सेप्ट उसके पास होना चाहिए, बिना इसके सवाल नहीं उठता। ठीक है। लेकिन अभी आप जो पूरी राम कहानी पढ़ रहे थे वो ठीक है, वहां तक आपने जो पढ़ा, एक्चुअल में पता है क्या, आप अभी तक जो सुन रहे थे और सीख रहे थे ना, ये सारी कहानी जो है इस एम फेज की थी, जो यहाँ पे रेड कलर से आपको मार्क किया हुआ है। मतलब आप अभी मूवी का ट्रेलर देख रहे थे, पूरी मूवी जो है वो अभी बाकी है। बैकग्राउंड में क्या चलना है, पूरी स्टोरी में क्या चलना है, कैसे, आपने तो बस एंड देख लिया ना। आपने बोला अच्छा ट्रेलर आपने देखा मूवी का, आप समझ गए। अच्छा, जैसे होता ना, कई बार आप मूवी का ट्रेलर देखते हैं तो आपको समझ जाता है कि कौन से जॉनर की मूवी है, क्या चल रहा है उसमें। थ्रिलर है तो एक्शन मूवी है, तो ऐसी है तो वैसी है। अब आप स्पाइडरमैन का ट्रेलर देख रहे हैं तो ये थोड़ी सोचेंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे फैमिली मूवी देखने जा रहे हैं, आपको समझ आ जाता है देख के। अभी बस आपने इतना सीखा है कि हाउ अ सेल डिवाइड। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैसे डिवाइड कर रहा है, क्या ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है कि जब एक सेल को डिवाइड करके दोनों सेल को बराबर बराबर क्रोमोसोम बांटना है, तो ये क्रोमोसोम का नंबर आखिर कैसे डिवाइड होके इक्वल इक्वल आएगा? चैलेंजिंग जॉब है या नहीं है? सोचिए, सोच के देखिए। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो अब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, चारों के चारों नीट के क्वेश्चन है। मियोसिस और माइटोसिस में किसमें कौन सा डिवीजन लगता है, एक तो ये क्वेश्चन सिखाया मैंने आपको, जिस क्वेश्चन का आपने इस पेज से इस्तेमाल करके सॉल्व किया। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये जो आपको सेल साइकिल है ना, इससे एक क्वेश्चन 2000% गारंटी के साथ रखा हुआ है। याद रखिएगा मेरी बात। छोटा सा साइकिल है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज सब इसी में घुसा के मैं पढ़ा दूंगी आपको, नहीं। मैं आपको बस G1 S G2 पढ़ाऊंगी और G0 के बाद एम तो अभी सीखा आपने, मतलब ट्रेलर देखा, एम के ऊपर तो पूरा चैप्टर है। मैम माइटोटिक से हाँ, व्हाट इज प्रोफेज, व्हाट इज मेटाफेज, व्हाट इज एनाफेज, व्हाट इज टीलोफेज। अगर मियोसिस होगा तो ये दो हिस्सों में बटेगा, मतलब पहले होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, समझ आया? लेकिन सवाल ये उठता है कि आप बंटवारा तो तब करेंगे ना जब उस 46 क्रोमोसोम को कभी किसी वक्त में आप 92 बना के रखेंगे। अपना दिमाग लगाइए, यस और नो। सोचिए जो मैंने बोला, एक आपके पास 46 रुपीज हैं और आप जो 46 रुपीज कैरी कर रहे हैं, उस 46 रुपीज को आपको अपने सामने वाले दो दोस्तों को 46 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप 46 को तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना जब आप 46 का डबल करके लाएंगे। सोचिए, यस और नो। यस मैम 92 इतनी Yes, बात समझ आई सबको? यस और नो। यस मैम yes, ma'am. तो एक आप देखिएगा, नीट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट कीजिएगा। नेट पर तो खैर सारी चीजें अवेलेबल है, गूगल करेंगे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जब हम यहाँ पे सेल साइकिल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं?
सेल साइकिल की बात करते हैं। तो सेल साइकिल में इसको हम यहाँ से ऐसे पढ़ते हैं, G1 S G2 M, और एक बीच में G0 आएगा, G0 रेस्टिंग स्टेट आएगा। उसको कब बोलेंगे वो भी सिखाऊंगी मैं आपको। अभी बस आपको ये सीखना है कि रेस्टिंग स्टेट को G0 बोलते हैं हम लोग, बस इतना ही सीखना है, इतना ही बहुत है आपके लिए। तो सबसे पहली जो बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये सीरीज क्या है, G1 S G2 M। अभी अभी क्या बोला मैंने, जब आप नीट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख, कई साल तो ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, व्हाट इज द राइट सीरीज ऑफ सेल साइकिल। तो जब हम राइट G1 S सीरीज and ऑफ G2. G1 S G2 M क्या बोलते हैं, G1 S G2 M, G1 S जहाँ G2 बैठे हैं वहीं 5 टाइम्स रिपीट कर लीजिए, G1 S G2 M, और जाके इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे, गारंटी के साथ मिलेगा आपको, जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, खैर वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि G1 S G2 M में ट्रू डिवीजन का फेज कौन है, तब क्या बोलेंगे? मैम S DNA रेप्लिकेशन M हो रहा है। नहीं समझे, ट्रू माइटोटिक डिवीजन, फेज, ट्रूली सेल कब डिवाइड करेगा? माइटोटिक फेज। M ठीक है, phase एम में फेज में, वेरी गुड। मतलब सामने से जो स्टेज पे दिख रहा है ना, सामने से जो स्टेज पे दिख रहा है, मान लीजिए कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप एनुअल फंक्शन वाले डे आप क्या करते हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या लोगों ने ये देखा कि उसके पहले आपने 1 मंथ तक उसकी प्रैक्टिस करी है, यस और नो, या सीधा जाके स्टेज पे टूट गया? नहीं, आपने जरूर प्रैक्टिस करी होगी उसकी, तब आप स्टेज के ऊपर जाते परफॉर्मेंस देने के लिए। तो पहले का जो सारा परफॉर्मेंस है वो है G1 S G2, ये दिखता नहीं है, पहली मैं आपको बता रही हूँ। मैम दुनिया में सेल आज डिवीजन तो कोई सिर्फ वो उसमें दिखता है मैम, क्या माइटोटिक बोल रहे फेज हैं? में। मैम सेल क्या बोल रहे डिवीजन तो सिर्फ माइटोटिक फेज में ही दिखता है। हैं? हाँ, तो दुनिया में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जो ऐसा लिख दे कि एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे क्रोमोसोम 92 होके बैठे रहते हैं। आप नोटिस कीजिएगा, कभी कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्रोमोसोम के प्लॉइडी के पैटर्न में जरूर लिख देगा, आपकी एनसीईआरटी में भी एक जगह लिखा हुआ है कि ये जो प्लॉइडी है ये 2C का 2C ही मेंटेन करके यहाँ पे रखेगा। ठीक है, चाहे ये कितनी भी कॉपीज अपनी बना लो। अब इसके बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं सेल साइकिल, तो G1 S और G2 इन तीनों को हम इंटरफेज बोलते हैं। अब कैसे हम लोग समझे इसको, मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर दे दिया, तब से मैंने कुछ लिखा नहीं, तो कुछ 1-2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, ताकि आपको समझ भी आता जाए साथ में। देखिए मैंने क्या बोला आपको, जब आप देखना स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये जो सेल साइकिल के फेजेस हैं, तो अभी अभी आपने क्या देखा इसमें, हमेशा आपको जो राइट सीरीज याद रखनी है, दैट इज G1 S G2 और M। आप लोग मुझे ये ढूंढ के बताएंगे, पिछला 10 ईयर्स का देख लेंगे कि पिछले 10 ईयर में कितने साल ये पूछा गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा ना प्रैक्टिकली भी लेना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको समझ यस आए मैम। कि एक्चुअली इन सारे क्वेश्चंस को आपको नीट के एग्जाम में सॉल्व कैसे, आप मुझे बताएंगे कि 10 साल में ये कितने साल पूछा गया है इसके अरेंजमेंट के ऊपर। G1 S G2 M मतलब which of the following is the correct series of phases of cell cycle, question is this। और ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा G1 G2 SM, SM G1 G2। जानबूझकर बच्चे क्या, जो कभी पढ़ के नहीं गया है जो बच्चा, उसको लगेगा G1 के बाद तो G2 आना चाहिए ना, तो 3 ऑप्शन में G1 G2 एक साथ लिखा हुआ है, एक ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा G1 S G2 M, तो इसको टिक करेंगे। ये मैंने याद करा दिया, ये मैंने आपको नीट के एग्जाम का एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर कराया। ठीक है, मैम सवाल कहीं ये पर बचा, G0 नहीं लिखा होगा। G0 बीच में हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं इसके बीच में, मैं उसका रीजन बताऊंगी आपको। ठीक है, जैसे आपका जो हार्ट है, क्या हार्ट का कोई सेल डैमेज हो जाए तो वापस बनता है क्या, यस और नो?
मैम नो डिविजन टेक्स प्लेस। नहीं बनता। अगर बनता तो क्या होता? अगर बनता तो किसी का हार्ट फेल हो जाता तो डॉक्टर बोलते लीजिए भाई दवाई दे रहे हैं, कुछ टाइम में ना आपका हार्ट जो है वो रिकवर हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। लेकिन ma'am. अगर एक बार हार्ट फेलियर हुआ, वैसी कंडीशंस आई, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, आपने हमेशा नोटिस करा होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ जाती है। तो आखिर तो यस मैम। जब, हाँ, तो आखिर तो जब कभी भी चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ आ रहा है आपको, यस और नो? Yes ma'am. यस समझ आ रहा है? मैं कोशिश कर रही हूँ आपको आसान बनाने के लिए ताकि बहुत इजी हो जाए। देखिए, आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मैम पढ़ाई कर रहे समझ हैं तो बैठे, आ रहा है बट इंटरेस्टिंग नहीं है ज्यादा। फिर से बोलिए। मैम समझ में तो अच्छे से आ रहा है बट चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। क्या चैप्टर थोड़ा ना, कोई किसी बच्चे को मैम, सुनाई दे रहा चैप्टर है, कन्वे कर ज्यादा दीजिए। इंटरेस्टिंग नहीं है। देखिए, तो ये जो एक सेल है यहाँ पे, तो आप यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर इस पूरी दुनिया में, इस पूरे बायोस्फीयर में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या दुनिया का जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, असेक्सुअल वाले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सेक्सुअल मोड में बहुत खिचड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, बाइनरी फिजन कर गया तो बडिंग के थ्रू कर गया, उसकी बात हम नहीं कर रहे, ठीक है? कायदे से जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया का जाइगोट से बना है, उन सब की शुरुआत कभी ना कभी एक सेल से हुई है, यस और नो? Yes ma'am. आप अपनी यस लाइफ के एक डे यूनिसेलुलर थे, आप अपनी लाइफ के वन डे क्या थे? यूनिसेलुलर थे। तो जब यूनिसेलुलर थे तो कभी ना कभी तो इस सेल ने डिवीजन करके ही हार्ट सेल बनाया होगा ना, यस और नो? Yes ma'am. इसमें कोई शक किसी को? कभी ना No ma'am. कभी जो हार्ट आपका डेवलप हुआ है वो डिवीजन करके ही बना होगा, लेकिन उसके बाद जब एक बार आपका हार्ट फॉर्मेशन हो गया, एक बार जब आपका हार्ट बन गया, तो हार्ट आपका फॉर्म होने के बाद जैसे ही यहाँ से हुआ, बोला भाई मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, अब मेरा जिंदगी भर के लिए रेस्टिंग स्टेट आ गया, अब मैं नहीं करूंगा डिवाइड। अब आया समझ में? तो ये वैसे कुछ सेल्स के लिए एक्सेप्शनली स्टोरी है, जो बेचारे एक बार आपके जन्म लेने के बाद डिवाइड होके उन्होंने आपकी बॉडी का एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया, और परमानेंट मैम नर्व स्ट्रक्चर सेल को भी तो एग्जांपल हो सकता है। क्या बोल रहा है, कौन सा सेल? नर्व सेल। हाँ, नर्व्स हैं। और जैसे लिवर के बारे में रिसर्च चल रहा है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा रीजनरेट कर रहा है। अब एक छोटा सा गॉल ब्लैडर है, किसी का गॉल ब्लैडर खराब हो गया, कुछ हो गया, स्टोन हो गया, निकाल देते हैं, तो क्यों नहीं बन जाता बॉडी में दूसरा? मतलब वैसे सारे सेल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो एक बार बना तो जरूर, लेकिन बनने के बाद वो क्या हो गया, वो एग्जिट कर जाता है, वहां उस रास्ते वो बाहर चला गया, जी नॉट के रास्ते गया बाहर, बोला बस आई एम इन रेस्टिंग मोड नाउ टिल डेथ। जब तक इस पर्सन की डेथ नहीं हो जाती मैं काम तो करूंगा, लेकिन मैं डिवाइड नहीं करूंगा। अब आया समझ में? अब क्रिस्टल क्लियर है Yes ma'am. सबको? हाँ। तो यहाँ पे ऐसे सेल जो हैं, ये एक्सेप्शनल सेल हैं, जो कि एक बार अगर बन के बैठ गए, तो ये फिर तो उसके लिए यहाँ पे जी नॉट है, तो हम लोग यहाँ अभी इसके बीच में फिलहाल इसको इंटरफेयर करके बीच में नहीं डाल रहे, क्योंकि पढ़ने के बाद ना हर बच्चे को दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जब एक बार पूरा सेल डिवीजन होके बैठेगा, जब एक बार पूरा एम फेज कंप्लीट होगा, तभी तो फिर जी नॉट में निकलेगा बाहर ना वो। जी नॉट को हम लोग रेस्टिंग स्टेट कहते हैं या क्यूशन स्टेज भी कहते हैं, ठीक है? चलिए, इसको हम लोग एक बार अलग से 2 लाइन लिख लेंगे जी नॉट के बारे में, फिलहाल तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो मैं क्या बता रही थी आपको, ये जो G1S G2M है, G1S G2M याद हुआ सबको? G1S G2M आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, मैं देखती हूँ कौन सा बच्चा बताता है मुझे अगली क्लास में, कि 10 साल पिछले 10 ईयर का बोल रही हूँ, 33 ईयर्स का नहीं बोल रही, थोड़ा ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा आपका। पिछले 10 ईयर्स में ये क्वेश्चन कितने साल पूछा गया, 2 साल या 3 साल? ठीक है, चलिए, नीट के एग्जाम में। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, तो एक एम वाला तो हो गया ट्रू डिवीजन, फिर इस G1S G2 का क्या करें?
तो ये जो G1S G2 है, G1S और G2, मैम इंटरफेस। यस, इसको हम लोग इंटरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? तो इसका मतलब हुआ कि जो एक प्रॉपर टिपिकल जो सेल साइकिल हम लोग देख रहे हैं, तो इस सेल साइकिल के अंदर अगर हम ट्रूली डिवीजन देखें इसका, तो इसके क्या है, 2 फेजेस हैं। इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो यहाँ क्या हुआ, लिख लीजिए इसमें, द सेल साइकिल is divided into 2 basic phases. और ये जो बेसिक फेजेस हो गए, यहाँ थोड़ा गैप कर देते हैं, इसके साथ कहीं दिख रहा है। यहाँ जो ये 2 बेसिक फेजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज नंबर 1 हो गया आपका यहाँ पे इंटरफेज, और नंबर 2 हो गया यहाँ पे मैम एम फेज। यस, एम फेज। क्योंकि पहले हम लोग माइटोसिस करेंगे, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइटोसिस ही लिख लेंगे, एम फेज विद इन ब्रैकेट हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया माइटोसिस। अब ये छोटा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग इस वे में है कि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक कोने से भी कोई भी क्वेश्चन आंसर आप मिस नहीं कर सकते। तो कहीं से भी कोई सी भी गाइड अवेलेबल। तो आपने क्या सीखा अभी अभी कि इंटरफेज और एम फेज है, जो ये यहाँ पे इंटरफेज और एम फेज अवेलेबल है। उसके बाद की स्टोरी क्या है कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर, अच्छा आपने देखा होगा जैसे जैसे लोग ओल्ड एज के होते जाते हैं ना, उनके फेस पे रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएगा, और साइटिस की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, उठने बैठने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसको मतलब उनके जॉइंट्स के बीच में भी जो सेल है सिनोवियल फ्लूइड के फॉर्म में, वो भी धीरे धीरे घिस के वहां से खत्म होना स्टार्ट कर देता है, और बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन ओल्ड एज में जाता है, उसके ओल्ड एज में जाने के बाद नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल रिड्यूस होता होगा, यस और नो? अभी आप जिस एज में हैं, तो आपकी बॉडी में क्या है, नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल। मतलब जितना सेल आपका एक दिन में डिस्ट्रॉय हो रहा है, उतना ही सेल आपका एक दिन में बन रहा है। छोटे बच्चों में क्या होता है, जैसे 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, छोटे बच्चों में ऐसा होता है कि उनकी बॉडी में नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स आर मोर देन नंबर ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स। तो आप नोटिस कीजिएगा, किसी छोटे बच्चे को कहीं पे कुछ कट वगैरह होगा ना, बहुत फास्ट हीलिंग होती है उसकी। कभी अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो कीजिएगा, बहुत फास्ट हीलिंग होती है। हेयर ग्रोथ छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, नेल का ग्रोथ छोटे बच्चों में बहुत फास्ट होता है। मतलब आपको पर वीक उसको कट करने की जरूरत पड़ेगी। नेल्स की बात कर रही हूँ, हेयर को पर वीक नहीं बोल रही मैं, वो तो फिर भी 15 डे पे आप देखेंगे बार बार ट्रिम कराने की। रीजन ये है कि जब वो इनिशियल स्टेज में है, तो उसका ग्रोइंग फेज है ना। अभी आपकी जो हाइट है आपने एक्वायर कर लिया, आपकी हाइट जो भी हो, 5 फीट हो, 6 फीट हो, 5 फीट 3 इंच हो, 5 फीट 5 इंच हो, तो अब आप एनडीए का फॉर्म भरेंगे या कोई ऐसा फॉर्म भरेंगे, या एफएमसी का फॉर्म, अब तो उसको मर्ज कर दिया गया है, कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको उसमें हाइट भरने को कॉलम आता है। क्या छोटे बच्चों का कोई आपने फॉर्म देखा है जिसमें उसका हाइट पूछा जाता है? नहीं। क्यों नहीं पूछा जाता भाई? उनको पता है ये बढ़ जाएगा ये बच्चा। तो छोटे बच्चों में नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल्स। आपकी बॉडी में क्या है, नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल जो है और नंबर ऑफ डिस्ट्रॉइंग सेल जो है वो बराबर है। हम इक्वल है। जब कोई, हाँ इक्वल है। जब वो पर्सन ओल्ड एज में जाएगा, तो बनने वाले सेल का नंबर कम हम हो रिड्यूस जाएगा। हो जाएगा। यस। और जो वहां पे डिस्ट्रॉय होने वाले सेल का, अब काम तो आप कीजिएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि आप वहां पे रेस्टिंग स्टेट में चले जाइएगा, बोलिएगा अब हम सो गए, बस हम खाने पे और सोने का काम करेंगे। रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग मोड में बिल्कुल चले गए, ठीक है, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो फिजिकल वर्क तो जो है एज इट इज आपको करना ही पड़ेगा। तो फिजिकल वर्क आप कीजिएगा तो सेल का लॉस आपकी बॉडी करेगी।
और जब आपकी बॉडी को सेल का लॉस होगा तो उतना सेल बनना भी जरूरी है, लेकिन ओल्ड एज में जाने के साथ क्या हो जाएगा, वो जो सेल का नंबर वहां पे रिड्यूस हुआ वो बनता नहीं है उस स्पीड से, जिसकी वजह से रिंकल्स वगैरह आने स्टार्ट हो मैम जाते हैं नंबर ऑफ बहुत। डिस्ट्रॉइंग सेल्स इज मोर देन नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। हाँ, ऐसे भी समझ सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो तीनों में केस मैंने आपको समझाया, ये जो मैंने आपको बोला। तो क्योंकि जब मैं बच्चों को बोलती हूँ ना, मुझे इतनी इतनी कहानी क्यों सुनानी पड़ी आपको, क्योंकि जब मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ ना कि हमारा सेल जो है वो अप्रोक्सीमेटली हर 24 घंटे में डिवाइड करता है, तो बच्चा एक तुरंत क्वेश्चन पूछता है। क्लास में से एक दो बच्चे तो पूछ ही लेते हैं सामने बैठे हुए, मैम 24 घंटे में क्यों डिवाइड करेगा, एक ही दिन में डिवाइड कर जाता है। पर भाई डिवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, एवरेज बोला जाता है। जब आप एवरेज डेटा पढ़ते हैं तो एवरेज डेटा में लिखा जाता है कि एक दिन में किसी पर्सन के 100 हेयर जो है वो लॉस होते हैं, एवरेज जो निकाल के बोला जाता है। भाई हेयर लॉस हो रहा है, आप नेल कट कर रहे हैं, कहीं पे कट हो गई, इंजरी हो गई, कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा मोटा कट होता है जिस पर हम ध्यान नहीं देते, हमारी बॉडी के अंदर कहीं कुछ स्कैर्सिटी है, सबको कौन कवर करेगा, वहां पे सेल डिवीजन करेगा। तो सेल डिवीजन जो है वो वैसे भी होता है। और आपका रेस्पिरेशन जो है, मैंने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड जब आपको पढ़ाया था, मैंने बच्चे बच्चे को बता रखा है कि रेस्पिरेशन इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म। और रेस्पिरेशन का काम है कि आपकी पूरी बॉडी से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर करके जितना आपने कंज्यूम किया है, रात भर ये एनर्जी लेके अपने प्रोसेस को वहां पे प्रोसीड कराने का काम करेगा, ठीक है। तो आप एनर्जी फिर लाएंगे कहाँ से, आपको सारी चीजें आप खा क्यों रहे हैं, आपको डाइट किस लिए दिया जा रहा है। आप भाई डाइट तो, अब जैसे किसी की हड्डियां टूट गई, क्रैक कर गया, बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया, मैं कंप्लीट फ्रैक्चर की 2 टुकड़े में होने की बात कर रही हूँ, फ्रैक्चर हो गया तो तुरंत सलाह दे दिया कि भाई तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी पियो, ग्रीन वाला जो कोकोनट आता है, ठीक है, कोकोनट वाटर तुम पियो। क्यों सलाह दिया उसको डॉक्टर ने पीने के लिए, भाई रीजन ये है कि वो कोकोनट जो है वो ऐसे ऐसे अमीनो एसिड को कैरी करता है जो कि आपकी बॉडी में सेल डिवीजन को फास्ट कर देते हैं। अब बात समझ आई, आपने देखा होगा, Yes, ma'am. देखा मतलब देखा तो नहीं है, सुना होगा हमेशा टेलीविजन में जितने भी यहाँ पे सेलिब्रिटीज मैम हैं, मतलब बोन सेल्स का डिवीजन। तो वहां पे उसको फास्ट ग्रो कराएगा। अब देखिए जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, चाहे मतलब आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, कुछ नाम आपने सुना था बायोमोलिक्यूल्स में और 12th में जाते जाते पूरा याद हो जाएगा आपको, चाहे मेथियोनिन हो, चाहे फिनाइललानीन हो, थ्रियोनिन हो, ट्रिप्टोफैन हो, वैलिन हो, हिस्टिडीन हो, सबका नाम आपको याद हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो है, 9 समझ रहे हैं, 9 बोल रही हूँ मैं, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रीन कोकोनट वाटर, जिसकी वजह से मैं साउथ की बात नहीं कर रही, वहां उधर बेंगलोर वगैरह साइड जाइएगा, वहां आप नारियल पानी पीजिएगा तो वहां पे मेरे ख्याल से 20 रुपए का मिल जाता है। यहाँ हम लोग खरीदते हैं तो 60 रुपीज का मिलता है पटना में, वहां कैसे मिलता है ग्रीन वाला कोकोनट, मैम वो भी 50 रुपीज to 60। 50-60 मिलता होगा, ऐसे ही मिलता होगा। तो इतना कॉस्टली होने का रीजन क्या है, कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ग्रीन कोकोनट आप लीजिएगा तो उसमें 2 ही चम्मच पानी होता है, लेकिन वो पैसे तो लेगा दुकान वाला पूरा आपसे, वो Yes, बोलेगा ma'am. मैंने थोड़ी कुछ देखा था इसके अंदर, है ना, वो तो लेगा आपसे 60 रुपीज 50 रुपीज, ठीक है। तो इसलिए लिया जा रहा है, उसका रीजन ये है कि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। अभी डेंगू का केस बहुत ज्यादा चल रहा है ना, तो डेंगू का केस बहुत ज्यादा चल रहा है, डॉक्टर ने बोला भाई 4 टाइम पियो तुम नारियल पानी, बोन 2 टुकड़े में बट गया, टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने बोला भाई तुम पियो 4 टाइम नारियल पानी, एक ये ग्रीन वाले कोकोनट और एक जो मखाने खाते हैं आप लोग, मखाने तो यही मिथिलांचल से सप्लाई होता है हर जगह पे। तो रीजन ये है कि ये सेल डिवीजन के रेट को बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे, भाई इसके पास अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयरिंग, डेवलपमेंट, नरिशमेंट, पढ़ाया था ना मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में, है ना, इन सारे Yes, काम ma'am. में ये बेचारा लगा होता है, अमीनो एसिड्स जो है वो लगे यस मैम। होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल साइकिल है और इसके अंदर जो सेल डिवीजन है तो वो जरूरी बहुत ज्यादा है। और अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अच्छा, अब जो है, अब हमें ये बात समझ आ रही है कि इसका 24 घंटे में अपने आप को डिवाइड करना क्यों जरूरी है। तो अब अगर मैं लिखूं कि ये एवरेज जो है वो 24 घंटे में डिवाइड करता है, तो आपको कोई डाउट तो नहीं होगा कि भाई 24 घंटे में क्यों डिवाइड करेगा, मेरी बात समझ आ रही है आपको, है ना। Yes, ma'am. हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे,
आगे लिखिए। नोट करके लिख लीजिए, स्पेशल पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, cells divide once in approximately every 24 आवर्स। हाँ, हर 24 घंटे में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और ये बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा, भाई इनकी एज तो बढ़ गई है, लेकिन एज बढ़ गई है बट वो उस एज से 10 साल भी नहीं 15 साल छोटे दिखते हैं, या नहीं? बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं ऐसे। रीजन ये Yes, है कि उन्होंने अपना डाइट ऐसा बना के रखा है, वो कहते हैं अच्छा हम ऐसा डाइट फॉलो करते हैं और हम ऐसा डाइट अप्लाई करते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी में क्या करें, जो हमारा बॉडी जो सेल डिवीजन कर रहा है तो इसके सेल डिवीजन का रेट जो है वो हमारा हमेशा के लिए मेंटेन रहे। तो वो ऐसा काम करते हैं और ऐसे डाइट को वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करते हैं। और डाइट तो खैर हर चीज़ को क्या करता है, डिसाइड करने का काम करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो हर 24 घंटे में डिवाइड करेगा। ये एक और इमेज है, इमेज लगा देने से क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा समझ आता है बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम इसमें देखना स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर क्या है 24 घंटे में ही डिवाइड करे। अब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये सेल डिवीजन जो है ये वेरी करेगा। कैसे वेरी मैम करेगा? ईस्ट में 90 मिनट्स में डिवाइड होता है। हाँ, मतलब ये yes, अब जैसे बैक्टीरिया है बहुत फास्ट ग्रो करता है, यीस्ट जो है बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। अब आपने क्या किया, जैसे इडली डोसा बनाते वक्त आपको 12th क्लास में 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब मैं पढ़ाऊंगी, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मैं बच्चों को क्या पढ़ाती हूँ कि वहाँ पे यही ईस्ट, जिसका एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए, आपका चैप्टर दे रहा है आपको, तो यही जो ईस्ट है ये क्या करेगा, ये वहाँ पे 90 फर्मेंटेशन के minutes रेट के को break. फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं इसको बेकर्स ईस्ट। ये जो ईस्ट आप देख रहे हैं ना, इसमें एक एग्जाम्पल आप पढ़िएगा। अच्छा, मुझे याद कराने की क्या जरूरत है, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो मैंने करा ही रखा है, यस और नो? Yes, याद है ma'am. मैंने आपको सैक्रोमाइसिस पढ़ाया था उसमें, यस हाँ मैम। मैम. याद आया? ठीक है, मैंने उसी सैक्रोमाइसिस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं हम लोग। तो वो क्या करेगा, वो काफी, अब रात भर आपने कई बार क्या आपने घर में भी कुछ ऐसी चीजें इडली वगैरह बनती होंगी, तो आपने बोलते हुए सुना होगा घर में कि एक काम करो, इसको ना 4-5 घंटे पहले गूंद के छोड़ दो, बोलते हुए सुना है आपने? कई लोग क्या करते हैं, हाँ जब मैम, रोटियां बनती फर्मेंट है घर होने के में तो, लिए. हाँ रोटियां बनती है घर में तो कहते हैं एक काम करो, इसको ना 2 घंटे पहले गूंद के छोड़ दो, तो ये थोड़ा मतलब सॉफ्ट रोटियां बनती हैं इसकी। इडली डोसा वगैरह बनता है तो पहले से जो उसका बैटर है वो तैयार करके रखते हैं। रीजन ये, अब ये 24 घंटे में डिवाइड करता तो हम उसको 2 दिन पहले तैयार करके रखते, लेकिन ये 90 मिनट में डिवाइड करता है तो हम लोग इसका फायदा उठाते हैं। और ये यीस्ट का जो पाउडरी फॉर्म है, स्पोर के फॉर्म में, ये बिकता भी है ऑनलाइन। आप फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं भी टाइप करेंगे आप देखिएगा, बहुत सारे डब्बे में अलग अलग पैकिंग के साथ ये बिक रहा होता है ना। तो हम लोग इसके इस बेनिफिट का फायदा उठाते हैं, तो हम लोग इसका लिख लेते हैं। समझ तो लिया ही आपने। फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। क्या है, व्हाट इज यीस्ट? याद आया? Unicellular fungi. यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर फंजाई, फंजाई। यस। जब कोई पूछे यीस्ट क्या है तो आपको बोलना है यूनिसेलुलर फंजाई है।
यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर फंजाई। Can progress its cell cycle only in 90 minutes. ठीक है, 90 मिनट में क्या करेगा ये, अपना एक सेल साइकिल जो है उसको कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया, और आपने फेजेस सीख लिए उसके। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें जो जीवन है, अब क्या काम बचा, बहुत कुछ आपने सीख लिया आज की क्लास में। अब अगला काम हमारे पास क्या बचा है, हम फटाफट थोड़ा सा सीखेंगे। आखिर ये जीवन जो है, इसको गैप वन, जीवन जीवन जी 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 जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो गैप को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, गैप को डिनोट करने का काम करता है। तो जो गैप वन फेज है, आखिर उसमें होता क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि इंटरफेज इंक्लूड्स G1 S एंड G2 फेज। वहां पे हमने एक साथ इंक्लूड करके लिखा था, तो यहाँ हम लोग अलग करके लिख लेते हैं इस तरीके से। तभी तो अलग से फिर जीवन बताऊंगी मैं आपको। यहाँ मेंशन कर लीजिए, इंटरफेज इन्वॉल्व्स फेजेस ये जो फेजेस यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट आर G1 G1 S and G2 S एंड G2। ये तीन फेज जो है यहाँ पे, ये आपने को रन ऐसे कराएगा और इतने डिसिप्लिन में कराएगा कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सारा बैकग्राउंड वर्क जो है, इन्होंने तो पूरी मेहनत करी है। एम फेज में जो डिवीजन हुआ वो दिखता है, ये बात अलग है कि वो नजर आता है। अच्छा यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, पहले जी कर दिया फिर 2 कर दिया, यहाँ 3 होगा। G1 S G2 1 2 3 G1 S G2। एक एम तो खैर बेचारा नोखा ही हो, तो अलग ही वहां। तो इसका ये मतलब है, जो जीवन फेज हम यहाँ पे कर रहे हैं, गैप वन फेज है। ये क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गैप वन फेज, है ना। फुल फॉर्म भी लिख ही लेते हैं, सबका आसानी हो जाएगी। एस जो है सिंथेसिस फेज है। ये वो तो मार्वेलस क्वेश्चंस आते हैं इससे, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो इसी फेज में होगा, सिंथेसिस फेज कहा जाता है इसको। ये नहीं हुआ फिर तो स्टोरी ओवर, फिर तो भूल जाइए कि कैसे क्रोमोसोम डिवाइड होगा, है ना। पहले आप डिवाइड करके जो डबल करने का काम करेंगे वो इसी फेज में आप करेंगे, ठीक है। G2 आपका हो गया गैप 2 फेज, है ना। अब ठीक हो गया, ये सारे Yes, फेजेस जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब इसके बाद क्या है, ये जो आपने लिख लिया, नोट कर लिया। अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया, yes ma'am. अब देखिए आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, अगर आपसे किसी भी फेज के बारे में पूछा जाए, जैसे सपोज कीजिए, पहले तो हमें जीवन पढ़ना है नो डाउट, लेकिन सपोज कीजिए कि हम एस फेज के बारे में लिखेंगे। तो एस फेज के बारे में जब लिखना होगा, तो एस फेज में हम लोग क्या स्टेटमेंट देंगे, एस फेज इज प्रेजेंट बिटवीन G1 फेज एंड G2 फेज। कोई दिक्कत, No नो ma'am. मैम। ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हमें G1 फेज लिखना होता है, तो G1 फेज के बारे में हम लिखते हैं कि जब एक सेल का माइटोसिस हो गया है, क्या हो गया है, माइटोसिस हो गया है, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होना है, उन दोनों के बीच में G1 फेज होता है। कोई दिक्कत क्या इसमें, No ma'am. नो मैम। समझे क्या क्या बोला मैंने। Yes साइटोकाइनेसिस से ma'am. घबराने की जरूरत नहीं है। साइटोकाइनेसिस बोलने का मतलब है उसमें
सेल डिवाइड मैम होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यस हाँ मैम। साइटोप्लाज्मिक जो है वो सब डिवीजन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और कोई नई बात नहीं है उसमें। तो हम अब लोग ये देखने का काम करेंगे कि जीवन फेज जो है उसमें होता क्या है। तो क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल आपको याद रखना है, माइक्रोस्कोप के मैम अंदर जब प्रिपरेशन जीवन, फॉर डीएनए सिंथेसिस। हाँ जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखना स्टार्ट करते हैं ना, जीवन फेज को हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, हम लोग बोलेंगे चलो देखते हैं थोड़ा सा हो क्या है इसके अंदर। जीवन फेज में कुछ नजर नहीं आता। कुछ नजर नहीं आने का मतलब क्या है, सेल अपना सिर्फ साइज बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, लेकिन डीएनए को रेप्लिकेशन नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा वो। लेकिन सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। सेल कैसा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। खैर वो तो बात की बात है। मैंने आपको क्या बात सिखाई अभी कि हर फेज में पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जीवन फेज इज प्रेजेंट बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। कोई गलत क्या, यस समझ मैम। आया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीवन फेज is present between M phase and S phase। चाहे तो आप ऐसा लिखिए डीएनए सिंथेसिस स्टेज। और चाहे आप ऐसा लिखिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कोई दिक्कत क्या, इसी को हम लोग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं। ये हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, नो डाउट, विदाउट एनी डाउट सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल इज यानी बैठ गया बेचारा आराम कर रहा है, चलो रेस्ट कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं। सेल जो है यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। तो भाई जब कुछ हो ही नहीं रहा तो पढ़ क्यों रहे हैं इसको। तो एक लाइन हमें यहाँ पे आगे जाके रीड करना, मतलब लिखना पड़ेगा यहाँ पे और समझना पड़ेगा वो क्या है कि सेल जब मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो ये कंटिन्यूअसली अपने साइज को बढ़ाएगा। क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली अपने साइज को ये मैम इंक्रीज करेगा। साइटोप्लाज्म इज इंक्रीजिंग। हाँ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म सब इंक्रीज करेगा वहां पर। अगला लिख लीजिए, सेल इंक्रीजेस इट्स साइज, ये अपने साइज को इंक्रीज करने का काम करेगा। चलिए हो गया ये। जीवन फेज में कोई दिक्कत किसी को, इतना ही है बस। नो मैम। आपको पहचानना कैसे है, एग्जाम में ये सारा आपको डेटा दिया जाएगा। identify the phase which is located between M phase and S phase. Cell is metabolically active but it only increases its size। आपको क्या मार्क करना है वहां पे, जीवन फेज मार्क करना मैम जीवन फेज। है। यस। अब एस फेज पे आते हैं, किस पे आते हैं, एस फेज पे आते हैं। ये हो गया आपका जीवन फेज। चलिए नेक्स्ट पेज ले रही हूं मैं, एस फेज। मैंने इसलिए नहीं लिखा जीवन फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। क्यों लिखूं मैं भाई, जब नहीं होता, जब लिखा ही नहीं मैंने तो बच्चा तो समझ ही जाएगा नहीं होता। तो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने लिखा ही नहीं, कहानी खत्म। एक ही फेज ही होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो मैं ये अभी लिख दूंगी उससे अच्छा, एस फेज और सिंथेसिस फेज। अगर एक क्रिस्टल क्लियर पॉइंट लिखा जाए तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट में एक पॉइंट जिसको कहते हैं ना, मैं डीएनए लिखूंगी रेप्लिकेट। रेप्लिकेशन, बस समझ जाइए। ये कितने साल पूछा गया है इसको भी आप बताएंगे। एस फेज में क्या होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन को मार्क करना होता है। अब यहाँ पे क्या है, बोलने का क्या मतलब है कि जो एस फेज है, जो क्या है, एस फेज है। तो एस फेज जो है, एक तो हम लोग लिख ही सकते हैं कि दिस फेज इज सिचुएटेड बिटवीन G1 एंड G2 फेज, यस और नो। यस मैम। एक हमने क्या लिखा कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा
और दूसरा पॉइंट, बस तीसरा कोई पॉइंट नहीं आएगा इसका। मैंने आपको पहले ही बोला लेक्चर देने का कोई फायदा है नहीं। आप सब ने अपने स्कूल में एग्जाम दिया, आपने देखा सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको टेक्निकली करने थे, और मैंने वही सिखाया हमेशा, तो जैसा पूछा जाएगा वैसा टू द पॉइंट आप आंसर करेंगे, कोई नंबर नहीं काटना किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी बात जो हम लोग एस फेज में लिखने वाले हैं वो क्या है, दिस फेज इज प्रेजेंट बिटवीन, क्या लिखूं, मैम G1 and G2। आसान है, G1 एंड G2 फेज, बस खत्म, ये हो गया। तो ये आपका एस फेज हो गया, ये क्या हो गया आपका एस फेज हो गया। और मैम आपको हिस्टोन रेप्लिकेशन भी तो होता है। फिर से बोलिए, मैम हिस्टोन रेप्लिकेशन। सब कुछ होगा, हिस्टोन होगा, एक सेंट्रियोल रेप्लिकेशन भी मैं लिख देती हूँ आपको, यस मैम। है ना, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन भी लिख देती हूँ। एक चीज देखिए, मैं एक उम्दा डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये 2C 4C वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपकी किताब का वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक इमेज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ठीक है। नीचे क्या हैवी यूवी लिखा है उस पे ध्यान मत दीजिए, हटा ही दिया मैंने, लफड़ा ही खत्म। आपको ध्यान सिर्फ किस पे देना है कि आप मुझे एक बात बताइए, इमेज तो दिख रहा है सबको, यस यहाँ मैम। पे ये जो रेड कलर का आपके पास क्या है, डीएनए अवेलेबल है। ये डीएनए क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले ये डबल हुआ, यानी कि दोनों रेड के ऊपर नए नए ग्रीन स्ट्रैंड बन गए। इतना दिख रहा सबको, कोई दिक्कत इसमें नो तो मैम। कोई डाउट नहीं किसी को। पहले क्या हुआ, जो यहाँ पे आपको रेड कलर का जो डीएनए दिख रहा है, क्योंकि जब स्टेटमेंट लिखा जाता है कि नाउ द डीएनए बिकम्स 4C फ्रॉम 2C, तो बच्चा क्वेश्चन पूछता है मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। तो मैंने आपको उसके पहले ही बता दिया कि आप पहले इस लेक्चर को समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट द डीएनए बिकम्स 4C फ्रॉम 2C। तो इसका बोलने का ये मतलब है कि आपको जो यहाँ पे डीएनए नजर आ रहा है, तो ये तो सही में 4 बन गया ना, यहाँ पे 2 डीएनए से, यस और नो। यस मैम। जो 2 डीएनए आपने बनाया, उस 2 डीएनए से क्या हुआ, आपने 4 डीएनए जो है वो बना के तैयार कर लिया। और 4 डीएनए अब आगे जाके वो क्या होगा, डबल 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 होता चला जाएगा। अब डबल डबल जब होता चला जाएगा, तो उसमें क्या खासियत है कि ये अपनी प्लॉइडी को मेंटेन करेगा। प्लॉइडी मेंटेन करने का क्या मतलब है कि भाई पहले भी डीएनए 2n था और अभी भी 2n है, कोई शक है इसमें। पहले डीएनए नो 2n मैम। था तो ऐसा थोड़ी है कि हैप्लॉइड होके बट के बैठ गया, बोला बस अब मैं बंटवारा कर लूंगा, चलो अब मुझे मैम नहीं करना। मतलब इसमें माइटोसिस हो गया। माइटोटिक डिवीजन में ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग माइटोसिस ही पढ़ रहे हैं। तो माइटोटिक, इसको ना मैं तब से मुझे जगह नहीं मिल रही थी, इसको मैं सेट कहाँ करूँ, तो अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, मैंने ऊपर कर दिया है ना। एस फेज इससे समझ भी आ रहा है, अब ठीक हो गया। चलो, तो ये एस फेज जो है आपने इससे समझ लिया। तो इससे जो है आप जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आपकी किताब में एक स्टेटमेंट है, अब उसको पढ़िए, आपको समझ आएगा। देखिए पढ़ के, क्या स्टेटमेंट है यस मैम। आपकी एनसीईआरटी के किताब में, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। अब आया समझ में? यस मैम। यस मैं ये लाइन नहीं लिखने जा रही, क्योंकि मैं यहाँ पे इमेज के थ्रू, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा चुकी हूँ। उतने देर से मैं आपको यही लेक्चर समझा रही हूँ, इसलिए लेक्चर लिखने का कोई फायदा नहीं है। ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिखूंगी, और ये स्टेटमेंट जो है आपको इस इमेज से बहुत बढ़िया समझ आ गया, नहीं आया क्या? मैम, ये समझ आया या नहीं एनडीएनए आया? का मतलब क्या है? क्या मैम, ये एनडीएनए का मतलब क्या है? एनडीएनए?
एन डीएनए मैम, एन ये और figure- टू प्लॉइडी है, एन टू एन प्लॉइडी है। मैम ऊपर एनडीएनए लिखा है वो। यस मैम। कहाँ एन डीएनए लिखा हुआ मैम है? फिगर में, मैम मैम इस पिक्चर वाले में। फिगर में। अच्छा इसको बोल रहे हैं, मुझे लगा आपकी बुक हाँ में लिखा हुआ है। ये जो एन है ना, इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये 12th क्लास का मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है। क्या है ये? मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट है एक। ये जो एन लिखा हुआ है ना, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया है मैंने, याद है सारे बच्चों को? यस मैम। याद है? मैंने आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में डीएनए का कौन कौन सा कंपोनेंट होता है? जल्दी फटाफट बताइए। मैम N2 बेस, राइबो शुगर। ठीक है, वेरी गुड। और मैम एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल साहब ने देखा, बोला अच्छा ये जो डीएनए है ये तो नाइट्रोजनस बेस रखता है अपने अंदर। तो उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन का 2 आइसोटोप इस्तेमाल किया। एक जगह देखिए N15 रेड वाले को लिखा गया है और हर ग्रीन वाले को N14 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो तभी तो ये 2 कलर में दिख रहा है आपको, कलरफुल नहीं है। ये समझाने के लिए बच्चों को बताया गया है कि जो 15 था उसके बाद N14 वाला चढ़ गया। तो ये मैं 12th में बच्चों को पढ़ाती हूँ। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, विच प्रूव्स दैट डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब समझ आया? आधा डीएनए पुराना होगा, Yes. आधा डीएनए नया होगा। जैसे आपने साउथ की मूवी देखी है चेन्नई वर्सेस चाइना, देखिए ना, सारे बच्चों ने देखी होगी, बहुत कॉमन मूवी है ना? यस मैम। उसमें वो कहती नहीं है वो उस हीरो को कि तुम्हारे अंदर बौद्धि धर्मा का जीन होगा। भाई कैसे होगा? हाँ आप अभी अपने बॉडी के अंदर, सबके अंदर नहीं, लेकिन देखिए नेक्स्ट जनरेशन इसके अंदर तो देखिए है या नहीं, ये पुराने वाले जनरेशन का जीन बैठा हुआ है, ये सुनो। तो ये जो पुराना जो Yes, sir. जीन है ना, ये हजारों साल तक आप अपनी बॉडी में अभी 1000 इयर्स अगो का पुराना जीन लेके बैठे हुए हैं ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि ये इसकी खासियत क्या है कि एक स्ट्रैंड पुराना रखता है और एक स्ट्रैंड नया बनाता है। अब समझ आया? ये एस फेज है। क्या Yes, है ये? ma'am. यस, एस फेज है। G2 फेज पे चले अब। हाँ, एक और चीज है Yes. आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जो एस फेज है उसमें बहुत सारी और बातें हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप इसके नीचे नोट कर लीजिए कि ये जो एस फेज है आपका, क्या है? एस फेज है, इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। सेंट्रियोल का जो स्पिंडल फाइबर बना के खींचेगा, सेंट्रियोल का भी, सेंट्रियोल सेल चैप्टर जब मैं आपको कराऊंगी आप समझेंगे, वहां पे मैं इमेज के थ्रू आपको जरूर समझा सकती हूँ। देखिए सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, अगर आप स्पिंडल फाइबर को देखिए तो स्पिंडल फाइबर आप जब भी देखेंगे ना, तो गारंटी के साथ आपको हर एक सेल के कोने में आपको सेंट्रियोल्स दिखाई देंगे। क्या नजर आएगा आपको? सेंट्रियोल नजर आएगा। ये आपको एक बात पता है, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री पे बैठा हुआ है। 90 डिग्री पे बैठा होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको सेल चैप्टर में बताऊंगी। एक्चुअली आपके बॉडी के हर एक सेल के अंदर ये बस यही 2 होगा। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में यहाँ पे देखिए आपको ये 2 यहाँ 2 यहाँ 4 दिख रहा है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी Yes, जो है ma'am. वो एस फेज में होता है। ये भी कब होता है? एस फेज में होता है। एक लाइन लिख लीजिए, क्या जाता है लिखने में, लिख लीजिए सेंट्रियोल डुप्लीकेशन also occurs during एस फेज। और कब करेगा बेचारा, और तो इसको मौका ही नहीं मिलता कभी। एस फेज हो गया बस। एस फेज समझ आया सबको? ये भी क्वेश्चन पूछा गया नीट में, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होता है, क्योंकि बच्चा क्रोमोसोम वाला तो याद करके जाता है, जब सेंट्रियोल डुप्लीकेशन पूछा जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बचा क्या अब बचा ये G2 फेज बचा। तो बच्चों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि G2 फेज को याद कर लो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किस चीज के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे,
सेंट्रियोल दिख रहा है आपको इसमें? चलिए ले मैम लीजिए। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बस एनिमल सेल में होगा ना? हाँ, क्योंकि उसी में प्रेजेंट होगा, एनिमल्स में ही प्रेजेंट होगा, इसीलिए। ठीक है ना? यहाँ पे लिख दीजिए इन एनिमल सेल, जोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप भूल गए तो प्लांट में होगा या कहीं ऐसा ना बच्चा समझ ली कि दोनों में होता है। ये आप जब छोटी क्लासेस से डिफरेंस करते आए हैं तो वहां पे आप लोग बोलते थे ना सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। सेंट्रियोल्स तो सिर्फ एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट्स पे तो नहीं होता। हो गया ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं, एक लाइन लिखूंगी G2 पेज में। ठीक है? मैम रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन सेम बात है? डुप्लीकेशन बोला जाता है, लेकिन क्लास 12th में जाके जब मैं बच्चों को रेप्लिकेशन पढ़ाती हूँ ना तो कहती हूँ डुप्लीकेशन बोलना बिल्कुल गलत है। हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर से बोल देते हैं डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट नहीं होता। जैसे कैसे मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया है कि एडेनिन है तो थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, ये सुनो, यस। और साइटोसिन है तो भाई एडेनिन एक स्टैंड पे प्रेजेंट था और दूसरा स्टैंड जो आपने बनाया उस पे थाइमिन बना, तो डुप्लीकेशन हुआ क्या? नहीं, नंबर नो जो मैम। है यहाँ पे डबल हुआ है, रेप्लिकेशन हुआ है, डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। लेकिन मिसनोमर है, हम लोग यूज करते हैं तो करते हैं। हाँ, एक ही, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या हम लोग एक ही सेंस में यूज करते मैम हैं तो बिल्कुल। रेप्लिकेशन मतलब डबल हो जाना? हाँ बिल्कुल, रेप्लिकेशन का मतलब है डबल हो जाना। ठीक है, चलिए अब हम लोग G2 फेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? G2 फेज लिखते हैं। काफी अच्छा खासा पोर्शन हमने आज की क्लास में कवर कर लिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी, बहुत कवर कर लिया हमने। G2 फेज में लिखिए पूरा, मतलब सेल साइकिल का ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो हमने देख लिया। G2 फेज में लिखिए, अगर आपको याद करना है, अगर आप लिखना चाहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन इसमें भी लिख सकते हैं सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, कुछ नहीं जा रहा लिखने में, सेल कभी बैठता नहीं है आपका, हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है सेल, मेटाबॉलिकली। अब आए समझ में? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग से पूछा जाएगा तब G2 फेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? G2 फेज। और सेल अपना साइज बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उस सब में बढ़ाता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये G2 फेज है। ये क्या है आपका? G2 फेज है। क्लियर है सबको? यहाँ तक के पोर्शन में कोई डाउट किसी को? बहुत डिटेल करा है मैंने आपको। मैम एनसीईआरटी का एक लाइन है। हाँ बोलिए। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। मैम वो पेज नंबर 163 में है। हाँ बोलिए। एक बार लाइन बोल देंगे उधर से, मैं समझा देती हूँ। मैम 95% ऑफ इंटरफेस एंड 5% ऑफ इंटरफेस। मैम देखिए, यहाँ पर लिखा है द इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। देखिए अगर सेल साइकिल जो है, तो अगर मैंने आपको बोला कि एक सेल जो है डिवाइड, और पूरा जो सेल साइकिल आपका चल रहा है, तो पूरे सेल साइकिल के चलने में, तो पूरे सेल साइकिल के चलने में 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे में से हैरानी की बात ये है और चौंकाने वाली बात ये है कि G1S G2 जो है वो मोर देन 90%, तो ऐसे ओवरऑल लिखा जाता है 90% टाइम टेकिंग कौन है यहाँ पे? आपका इंटरफेस है। तो उसकी वजह से स्टेटमेंट डिवाइड तो तुरंत हो जाता है। भाई पहले सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वर्क क्या है कि पहले आप डिवाइड करके तो दो, पहले आप सेल को, जो क्रोमोसोम है, बिल्कुल इक्वल इक्वल नंबर में आप उसको डिवाइड करके दो, उसके बाद तो फिर चुटकी बजाने का काम है। उसके बाद तो तुरंत वो क्या करेगा? डिवाइड कर लेगा अपने आप को। क्या करेगा? डिवाइड कर लेगा अपने आप को। तो सेल साइकिल का 95% से भी ज्यादा का ड्यूरेशन जो है वो कौन कवर करके लेके जाता है? इंटरफेस कवर करके लेके जाता है। अब समझ आया? ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए और कोई डाउट किसी को?
नो मैम। चलिए, बाकी इसके आगे एक बार आप मुझे याद दिला देंगे, और ये पीडीएफ देखने के बाद तो खैर मुझे भी याद ही आ जाएगा। अगली क्लास हम लोगों को जी नॉट पेज से यानी क्वेश्चन स्टेज से स्टार्ट करना है, ठीक है? ओके मैम। चलिए, लीव ओके करूँ मैम। मैं? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो नो मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।